मीनू बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी। दिखने में बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नए नक्श और सबसे खूबसूरत थी उसकी मीठी बोली। एक दिन उसकी हमें मीनू की शादी के लिए वर तलाश कर देनी चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। उसके साथ की सभी लड़कियों की गृहस्थी भी बस गई है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह बात चलाई है, तुम भी देखती रहो। मीनू तभी माँ के पास आकर, माँ मुझे माधव से शादी करनी है। कौन माधव? वही जो मोटरसाइकिल से घूमता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। वो बैंक में काम करता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कब से जानती हो उसे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अब उसकी पक्की नौकरी भी है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी। चलो शाम को उनके घर चलने हैं, उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो लोग माधव के घर गए। माधव की माँ ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आने पर, मीनू, तुम उतने छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? वो लोग बहुत गरीब हैं, जो है सो लड़का ही है। पापा मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन शादी मैं माधव से ही करूँगी। मीनू की जिद के आगे माता पिता की एक न चली। दोनों की शादी हो गई। मीनू ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर अब उसको पैसे का अभाव खलने लगा। बैंक की बंधी बंधाई तनख्वाह कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मीनू परेशान रहने लगी। एक दिन, मीनू, कल संडे है, मेरा एक मित्र अरुण खाने पर आएगा। उसकी पत्नी मायके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। क्या खिलाओगी? छोले भटूरे बना लूंगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ, वो भी बंदा क्या याद रखेगा। दूसरे दिन मीनू सुबह से ही घर की साज सज्जा और खाना बनाने में लगी थी। तभी, मीनू अब काम छोड़कर अपना हुलिया ठीक कर लो, अरुण आता ही होगा। जी माँ जी। वो झट से तैयार होने चली गई। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या भटूरे बनाए हैं? ऐसे भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे। अरे यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू घर का बना खाना खाता है ना? पहले तेरी माँ बढ़िया खाना बनाती थी, अब बीवी भी अच्छी खाना बनाती है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी तो रसोई से दूर भागती है, इसीलिए मुझे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट के स्वाद का पता है। मीनू बहुत खुश थी। अरुण के जाने के बाद, माधव क्यों ना हम भी अपनी एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान खोल लें? मैंने अरुण को बोला था कि चने के झाड़ पर मत चढ़ा, अब उसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। माधव, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात तो आई गई हो गई। अपनी खूबसूरत बीवी को घुमाने फिराने के लिए और उसके साथ श्रृंगार के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, पर माधव को अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत थी। एक दिन, सर, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, प्लीज मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ। वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने माधव को एक थैली पकड़ा दी। माधव ने थैली तुरंत उसके हाथ में वापस कर दी। उसकी हिम्मत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो पशोपेश में पड़ गया कि क्या करे। जब घर पहुंचा तो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बैंक की टेंशन है। दूसरे ही दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मिस्टर माधव, ये लीजिए अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी आप वो बैंक आने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सर, वो तो खुद ही मुझे बुलाकर ले गया था, मुझे फंसाया गया है। बॉस ने उसकी एक न सुनी। उसके तो होश उड़ गए। क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को और रिश्तेदारों को? वो घर आकर चुपचाप लेट गया। आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मीनू, तुम कह रही थी ना कि हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं, वो समय आ गया है। चलो मेरे साथ चलो। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, पहले चलकर मम्मी पापा से बात कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ने किराए की जगह पक्की कर ली।
कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी। माँ भी उसके साथ पूरा समय देती। उनकी दुकान अच्छी चल निकली। उनकी खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गए। एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीनू, अब दुकान का काम कैसे होगा? अरे अभी कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा? अभी उसके आने में 7-8 महीने का समय है। तब तक हम खाना बनाने के लिए कारीगर रख लेते हैं। मैं अपनी देखरेख में उनसे छोले भटूरे बनवाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने 2 कारीगर भी रख लिया। उनके छोले भटूरे की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन इस दुकान का मालिक, भाई, आप लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, किराया दुगना कर दीजिए। अरे भाई, इतनी कमाई नहीं होती, इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे हम? आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। माधव और मीनू बहुत परेशान हो गए। माधव, तुम चिंता मत करो, हम जहाँ भी दुकान खोलेंगे वहीं चल निकलेगी। तुम मेरे गहने गिरवी रखकर अपनी खुद की दुकान के लिए जगह देख लो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। मैं उनको बताने थोड़ी जा रही हूँ। अपने पास कुछ बचत भी तो है। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले गहने ही छुड़वाएंगे। माधव ने उसके कुछ गहने रखकर बाकी गहने गिरवी रख दिए और घर के नजदीक ही एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर खूब भीड़ होने लगी, खूब आमदनी होने लगा। तभी एक दिन बैंक से फोन आया। माधव, आपकी इंक्वायरी में आप निर्दोष साबित हुए हैं। आपकी नौकरी फिर से बहाल हो गई है। आपको पिछले 2 सालों का एरियर भी मिलेगा। आप सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। इतना सुनते ही माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है माधव। अब मुझे दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। तुम 1-2 आदमी और रख लो। तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, अभी वो आया भी नहीं है और मेरी बहाली का संदेश आ गया। मेरे ऊपर लगा दोष भी दूर हो गया। उन्होंने 2 आदमी और रख लिए। माधव दिन भर बैंक में रहता, शाम को दुकान संभालता। उसकी माँ भी दुकान पर ही रहती। मीनू का बेटा होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी। मीनू के सारे गहने भी उसने छुड़ा लिए थे। मीनू सजी धजी बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। हमारी बहू बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। उसकी सूझबूझ से ही आज हम इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। उसने छोले भटूरे बेचकर हमारी गरीबी दूर ही कर दी। मीनू और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। कुशालपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था, जहाँ पर हमेशा खुशहाली भरा माहौल रहता था। यहाँ के राजा का नाम था राजा रणवीर। उन्हें एक परी से प्रेम हो गया था। उस परी का नाम था परी माधुरी। वो परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद रानी माधुरी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका वो नाम रखते हैं मोहिनी। रानी माधुरी और राजा रणवीर अपनी बेटी के साथ खूब खेलते हैं और उसका ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर काले बादल छा गए और राक्षसों के राजा दानवसुर ने अपनी सेना के साथ उसके राज्य पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक भागता हुआ राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, अनर्थ हो गया। राक्षसों ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। वो एक एक करके हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। राजा रणवीर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और फिर उनका सामना होता है राक्षसों के राजा दानवसुर से। वो उससे डटकर सामना करते हैं और अपनी तलवार से उनका वध कर देते हैं और राक्षसों की सेना को परास्त कर देते हैं। तूने मेरे भाई को मारकर ठीक नहीं किया। अब इसका बदला उसका बेटा महिषासुर तेरी बेटी से लेगा। इस घटना के बाद से
रानी माधुरी को अपनी बेटी के लिए डर सताने लगता है और वो उसे बचपन से ही महल से बाहर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी मोहिनी अब बड़ी हो जाती है। वो दिखने में ही बहुत ही सुंदर और दिल से भी बहुत साफ थी। राजकुमारी मोहिनी का एक ही दोस्त था, वो था उसका तोता मिट्ठू। मोहिनी अपनी सारी बातें मिट्ठू को ही बताया करती थी। मिट्ठू, मैं एक ही जगह रह रहकर बोर हो गई हूँ। हाँ, मैं भी हो गया हूँ बोर। चलो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह आजाद घूमूं, अपने नए नए दोस्त बनाऊं। पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर क्या करूं मिट्ठू, मैं अपनी माँ के वचन से बंधी हुई हूँ। रानी माधुरी ने गुप्तचरों से ये पता लगाया कि दानवसुर राक्षस का बेटा महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली है और उसे वरदान मिला है कि उसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। ये बात रानी माधुरी राजा रणवीर को बताती है और राजा रणवीर अपने राज्य की सीमाओं पर और सैनिकों को तैनात कर देते हैं। लेकिन महिषासुर रूप भी बदल सकता है। वो एक चील का रूप बदलकर राजकुमारी मोहिनी पर नजर रखता था। कब तक राजा रणवीर अपनी बेटी को महल में छुपा के रखेगा? मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला उसकी बेटी की मृत्यु से लूंगा। एक दिन राजकुमारी मोहिनी अपने बगीचे में टहल रही होती है। तभी महिषासुर उसके तोते मिट्ठू का रूप बदलकर उसके सामने पेड़ पर बैठ जाता है। मिट्ठू, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने पिंजरे में थे। जरूर किसी ने पिंजरा खोल दिया होगा। चलो नीचे आओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो पेड़ से उड़ जाता है। राजकुमारी उसका पीछा करते करते महल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाती है। महल का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। राजकुमारी मोहिनी उस दरवाजे से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। तभी मिट्ठू एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही राजकुमारी मोहिनी उसके करीब जाती है, तभी महिषासुर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई है? इस राक्षस से मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। हा, 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 हा। महिषासुर फिर राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी की माँ जब उसके कमरे में जाती है तो उसे मोहिनी नहीं दिखाई देती। वो भैरूपिया मोहिनी को ले गया। ये सुनकर रानी माधुरी बहुत डर जाती है और भागी भागी राजा रणवीर के पास जाके उनको ये बात बताती है। ये बात सुनते ही राजा रणवीर जैसे ही अपनी तलवार उठाकर चलते हैं, रानी माधुरी उन्हें रोक देती है। नहीं, तुम उसे नहीं हरा सकते। वो किसी हथियार से नहीं मरेगा। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। राजा अपने सिपाहियों से पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि अगर उसकी लड़की को कोई महिषासुर से बचा के लाएगा तो वो उसे ढेर सारा धन और सोना देंगे। महिषासुर से सब डरते थे, इसीलिए कोई डर की वजह से उसके पास नहीं आता। पास के ही एक राज्य से एक राजकुमार ये खबर सुनकर राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, मैं आपकी बेटी को महिषासुर से बचा कर लाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कोई सोना या फिर कोई धन नहीं चाहिए। रानी माधुरी उसके हाथ पर बना निशान देखकर पहचान जाती है कि राजकुमार परियों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। बेटा, राक्षसों के राज्य में घूमना इतना आसान नहीं है।
उन्होंने अपनी राज्य की सीमा पर काली शक्तियों से दीवार बना दी है, जिसे कोई बिना जादू के पार नहीं कर सकता। लेकिन महारानी जी, उनके राज्य में घुसने का कोई तो तरीका होगा। रानी माधुरी अपने उड़ने वाले घोड़े को राजकुमार को दे देती है। तुम इस घोड़े से वहाँ आसमान के जरिए जा सकते हो और इस अंगूठी से तुम छोटे हो जाओगे, जिससे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजकुमार रानी के दिए हुए जादुई घोड़े पर बैठ जाता है। जैसे ही वो अंगूठी पहनता है, वो छोटा हो जाता है और आकाश में उड़कर राजकुमार राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो महल में पहुंचते ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और बड़ा हो जाता है। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी को महल में ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद राजकुमार को राजकुमारी दिख जाती है, मगर वो बेहोश थी। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी की आंखों पर पानी फेंकता है। राजकुमारी होश में आ जाती हैं। तुम कौन हो? राजकुमारी मोहिनी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि वो महिषासुर आ जाए। वो दोनों जैसे ही निकलने लगते हैं, तभी महिषासुर वहाँ आ जाता है। मेरे चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे थे, अब तो तू भी नहीं बचेगा। राजकुमार और महिषासुर में भयानक युद्ध होने लगता है। राजकुमार अपनी बुद्धि और बल से महिषासुर को अपनी तलवार से मार गिराता है। फिर वो राजकुमारी को जादुई घोड़े पर बिठाकर कुशालपुर राज्य में वापस ले आता है। अपनी बेटी को देखकर रानी माधुरी और राजा रणवीर बहुत खुश हो जाते हैं और आखिर में राजा रणवीर राजकुमार की दिलेरी देखकर राजकुमारी मोहिनी की शादी उनसे करा देते हैं। उन दोनों की शादी वो बहुत धूमधाम से करते हैं। उनकी शादी में बड़े बड़े राज्यों के राजा और परीलोक की परियां भी सम्मिलित होती हैं।